आप देख रहे हैं किताब एक्सप्लेन और आज की ये वीडियो किसी को मोटिवेट करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराने के लिए है। क्योंकि मैं आज आपसे वो सवाल पूछने वाला हूं जो ज्यादातर लोग खुद से कभी नहीं पूछते। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी ग्रोथ एक पॉइंट पर आकर रुक जाती है। वो कंप्लेन नहीं करते, वो लेजी भी नहीं होते, फिर भी कुछ न कुछ उन्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, प्रॉब्लम अंदर होती है, और उस प्रॉब्लम का नाम है ईगो। ईगो का मतलब एटीट्यूड या घमंड नहीं होता। ईगो वो आवाज है जो आपको ये महसूस कराती है कि आप सही हैं, आप अलग हैं और आपको बदलने की जरूरत नहीं है। ईगो आपको ये यकीन दिला देता है कि अगर चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही तो गलती दुनिया की है, सिस्टम की है या लोगों की है। रायन हॉलिडे अपनी किताब ईगो इज द एनिमी में साफ कहता है कि ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनका ईगो उन्हें सीखने, झुकने और प्रोसेस को रिस्पेक्ट करने नहीं देता। इस वीडियो में हम ईगो को गाली नहीं देंगे, हम ईगो को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ईगो शुरुआत में एम्बिशन के नाम पर आपको गलत रास्ते पर डाल देता है, कैसे सक्सेस के समय वही ईगो आपको ब्लाइंड बना देता है, और कैसे फेलियर के बाद वही ईगो आपको तोड़ देता है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो या तो आपकी सोच बदलेगी या आपको खुद से थोड़ी नाराजगी महसूस होगी। और यकीन मानिए, दोनों ही चीजें ग्रोथ के लिए जरूरी है। चैप्टर 1 एस्पायर, जब ईगो एम्बिशन के नाम पर आपकी नींव कमजोर कर देता है। इस किताब का पहला हिस्सा एस्पायर कहलाता है, और यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग अपने ईगो को पहचान ही नहीं पाते। एस्पायर स्टेज वो समय होता है जब आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन अभी आप जर्नी की शुरुआत में होते हैं। आपके पास एनर्जी होती है, आइडियाज होते हैं, कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन एक्सपीरियंस कम होता है, और यही कॉम्बिनेशन ईगो के लिए सबसे फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है। रायन हॉलिडे कहता है कि एस्पायर स्टेज में ईगो आपको मेहनती नहीं बल्कि इम्पेशेंट बना देता है। आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी कुछ बड़ा कर सकते हैं। आप प्रोसेस से ज्यादा रिजल्ट पर फोकस करने लगते हैं। आप सीखने से पहले दिखना चाहते हैं, प्रैक्टिस से पहले प्रेस चाहते हैं। ईगो आपको कन्विंस करता है कि आप एवरेज रास्तों के लिए नहीं बने हैं, कि बोरिंग फंडामेंटल्स आपके लेवल से नीचे हैं, और यहीं से फाउंडेशन कमजोर पड़ने लगती है। इस स्टेज पर ईगो का सबसे कॉमन रूप होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप खुद पर भरोसा करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप अपनी इग्नोरेंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपको लगता है कि आपने थोड़ा सा सीख लिया, अब सब समझ आ गया है। ईगो आपको यह महसूस कराता है कि आप दूसरों से ज्यादा स्मार्ट है, इसलिए आपको वही गलतियां नहीं होंगी जो बाकी लोग करते हैं। लेकिन रियलिटी यह है कि ज्यादातर बड़ी गलतियां एग्जैक्टली इसी सोच से जन्म लेती है। रायन हॉलिडे इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क बताता है कॉन्फिडेंस और ईगो के बीच। कॉन्फिडेंस कहता है मैं सीख सकता हूं, ईगो कहता है मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस आपको सवाल पूछने के लिए ओपन रखता है, ईगो आपको जवाब देने की जल्दी में डाल देता है। कॉन्फिडेंट इंसान शुरुआत में ऑब्जर्व करता है, ईगो वाला इंसान शुरुआत में ही एक्सपर्ट बनने की कोशिश करता है। एस्पायर स्टेज में ईगो कंपैरिजन को भी फ्यूल देता है। आप बार बार खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। कौन आगे निकल गया, कौन ज्यादा अर्न कर रहा है, किसे रिकॉग्निशन मिल रही है। कंपैरिजन आपको टेम्पररीली मोटिवेट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी ओरिजिनलिटी को मार देता है। जब आप कंपेयर करते हैं तो आप सीखने पर नहीं, जीतने पर फोकस करने लगते हैं, और सीखना बंद होते ही ग्रोथ भी रुक जाती है। इस चैप्टर में ईगो का एक और डेंजरस रूप सामने आता है, शॉर्टकट माइंडसेट। ईगो बोरिंग काम से नफरत करता है। ईगो चाहता है फास्ट रिजल्ट्स, वायरल सक्सेस, ओवरनाइट रिकॉग्निशन, लेकिन मास्टरी बोरिंग रेपिटेशन से आती है। फंडामेंटल्स बोरिंग होते हैं, डेली प्रैक्टिस बोरिंग होती है,
साइलेंस बोरिंग होती है। ईगो इन सब चीजों को वेस्ट ऑफ टाइम कह देता है, जबकि सच ये है कि यही बोरिंग काम लॉन्ग टर्म एक्सीलेंस की नींव बनाते हैं। रायन हॉलिडे कहता है कि एस्पायर स्टेज में सबसे जरूरी स्किल टैलेंट नहीं, ह्यूमिलिटी है। ह्यूमिलिटी का मतलब खुद को छोटा समझना नहीं है। ह्यूमिलिटी का मतलब खुद को स्टूडेंट मानना है। स्टूडेंट माइंडसेट में ईगो टिक नहीं पाता। स्टूडेंट जानता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, इसलिए वो फीडबैक से नहीं डरता, करेक्शन से नहीं भागता और स्लो प्रोग्रेस से फ्रस्ट्रेट नहीं होता। इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल आइडिया आता है, बी लेस डू मोर। एस्पायर स्टेज में ईगो आपको ज्यादा बोलने, ज्यादा दिखने और ज्यादा प्रूव करने के लिए उकसाता है, लेकिन ग्रोथ उन लोगों की होती है जो कम बोलते हैं, ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं और क्वाइटली काम करते रहते हैं। ईगो स्पॉटलाइट चाहता है, ग्रोथ शैडो में होती है। चैप्टर 1 का कोर मैसेज बिल्कुल साफ है। अगर आप शुरुआत में ईगो को कंट्रोल नहीं करते, तो वही ईगो आगे चलकर आपकी सारी मेहनत को अंडरमाइन कर देता है। एम्बिशन जरूरी है, लेकिन एम्बिशन बिना ह्यूमिलिटी के सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन जाती है। ग्रो करने के लिए आपको पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप अभी रास्ते में हैं, मंजिल पर नहीं। जिस दिन आपने खुद को लर्नर मान लिया, उसी दिन ईगो की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। चैप्टर 2 सक्सेस, जब ईगो आपको जीत के बाद ही हराने लगता है। रायन हॉलिडे कहता है कि ईगो सबसे ज्यादा खतरनाक तब नहीं होता जब आप स्ट्रगलिंग होते हैं, बल्कि तब होता है जब आप सक्सेसफुल होने लगते हैं। एस्पायर स्टेज में ईगो आपको जल्दी ऊपर पहुंचने के सपने दिखाता है, लेकिन सक्सेस स्टेज में वही ईगो आपको ये यकीन दिला देता है कि अब आप खास बन चुके हैं। अब नियम आपके लिए नहीं है, अब आपको बदलने की जरूरत नहीं है। यहीं से ज्यादातर लोग बिना समझे अपने डाउनफॉल की शुरुआत कर देते हैं। सक्सेस एक अजीब चीज है। बाहर से देखने पर लगता है कि सब सही चल रहा है, काम चल रहा है, नाम बन रहा है, लोग तारीफ कर रहे हैं, रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ईगो धीरे धीरे कंट्रोल लेना शुरू कर देता है। ईगो आपको बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए अब तुम्हें किसी की सुनने की जरूरत नहीं। ईगो आपको यह महसूस कराता है कि तुम बाकियों से अलग हो, बाकियों से ऊपर हो। यही फीलिंग आपको सीखने से रोक देती है। इस स्टेज पर ईगो का सबसे कॉमन सिम्टम होता है लर्निंग शटडाउन। आप फीडबैक सुनना बंद कर देते हैं। अगर कोई सलाह देता है तो आपको लगता है कि वो आपकी सक्सेस से जल रहा है। अगर कोई क्रिटिसिज्म करता है तो आपको लगता है कि वो आपकी वैल्यू पर अटैक कर रहा है। ईगो आपको डिफेंसिव बना देता है। आप सीखने की जगह जस्टिफाई करने लगते हैं, और जिस दिन इंसान जस्टिफाई करना शुरू करता है, उसी दिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है। रायन हॉलिडे एक बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन करता है। सक्सेस के बाद लोग प्रेपरेशन कम और सेलिब्रेशन ज्यादा करने लगते हैं। डिसिप्लिन बोरिंग लगने लगता है, रूटीन अननेसेसरी लगता है और फंडामेंटल्स पुराने लगने लगते हैं। ईगो आपको बोलता है कि अब तुम प्रूव कर चुके हो, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन सच ये है कि सक्सेस आपको आराम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि आप उसी सीरियसनेस के साथ काम करते रहें जिसने आपको यहां तक पहुंचाया। इस चैप्टर में ईगो का एक और डेंजरस रूप सामने आता है, आइडेंटिटी अटैचमेंट। सक्सेस के बाद लोग अपने काम को नहीं, अपने नाम को बचाने लगते हैं। आपका काम आपकी पहचान बन जाता है, आपकी पोजीशन आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। अब अगर कोई आपके काम की आलोचना करे तो आपको लगता है कि उसने आपको अटैक किया है। ईगो क्रिटिसिज्म को इंफॉर्मेशन नहीं, इंसल्ट मानता है, और जब क्रिटिसिज्म इंसल्ट बन जाता है तो इंप्रूवमेंट इम्पॉसिबल हो जाता है। रायन हॉलिडे कहता है कि सक्सेस के समय सबसे जरूरी स्किल होती है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब केयरलेस होना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है अपने काम से जुड़ा रहना, लेकिन अपने ईगो से नहीं। सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो जीत के बाद भी खुद को लर्नर मानते हैं। ईगो आपको बोलता है कि तुम एक्सपर्ट हो चुके हो। ह्यूमिलिटी आपको याद दिलाती है कि हर लेवल पर गेम बदलता है। इस स्टेज पर ईगो कंपैरिजन को भी नया रूप दे देता है। अब कंपैरिजन खुलेआम नहीं होता, अब अंदर ही अंदर होता है। आप सोचते हैं मैं उनसे बेहतर हूं,
मुझे उनसे ज्यादा पता है, उनका सक्सेस लकी है, मेरा डिजर्व्ड है। ये सोच आपको साइलेंटली आइसोलेटेड कर देती है। ईगो टीमवर्क को कमजोरी समझता है। ईगो क्रेडिट शेयर करना पसंद नहीं करता। लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस अकेले नहीं चलती। जो लोग सक्सेस में दूसरों को दूर कर देते हैं, वो फेलियर में भी अकेले पड़ जाते हैं। रायन हॉलिडे इतिहास और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से दिखाता है कि ज्यादातर बड़े फेलियर्स अचानक नहीं होते, वो धीरे धीरे आते हैं। सक्सेस के बाद जब इंसान रूल्स तोड़ना शुरू करता है, प्रेपरेशन छोड़ देता है और खुद को एक्सेप्शन मानने लगता है, ईगो आपको ये इल्यूजन देता है कि आप सिस्टम से ऊपर हैं, जबकि रियलिटी ये है कि सिस्टम हमेशा जीतता है। इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। सक्सेस इज अ पुअर टीचर इफ ईगो इज लिसनिंग। अगर ईगो आपकी जीत को इंटरप्रेट कर रहा है तो आप गलत लेसन सीखेंगे। ईगो आपको सिखाएगा कि आप स्पेशल हैं। ग्रोथ आपको सिखाती है कि आपने सही प्रोसेस फॉलो किया था। ईगो क्रेडिट लेता है, प्रोसेस क्रेडिट बांटता है, और प्रोसेस को समझे बिना सक्सेस दोहराई नहीं जा सकती। रायन हॉलिडे साफ शब्दों में कहता है कि सक्सेस को डेस्टिनेशन मत बनाओ, सक्सेस को चेक पॉइंट की तरह देखो। चेक पॉइंट पर रुककर सेलिब्रेशन करना ठीक है, लेकिन वही कैंप बना लेना खतरनाक है। जो लोग सक्सेस को फाइनल मान लेते हैं, वही लोग डिक्लाइन के लिए तैयार हो जाते हैं। चैप्टर 2 का कोर मैसेज बहुत ब्लंट है। सक्सेस आपको बेहतर नहीं बनाती, सक्सेस आपको एक्सपोज करती है। सक्सेस ये दिखाती है कि आप ह्यूमिलिटी के साथ जीत संभाल सकते हैं या नहीं। अगर आपने सक्सेस के समय ईगो को काबू में नहीं रखा, तो वही सक्सेस आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। जीत के बाद जो इंसान सीखना जारी रखता है, वही लंबे समय तक टिकता है। चैप्टर 3 फेलियर। जब ईगो गिरने के बाद आपको टूटने नहीं, सीखने से रोकता है। रायन हॉलिडे कहता है कि फेलियर ज्यादातर लोगों को इसलिए नहीं तोड़ता क्योंकि वो पेनफुल होता है, बल्कि इसलिए तोड़ता है क्योंकि ईगो उसे सहन नहीं कर पाता। फेलियर खुद में सिर्फ एक इवेंट है, लेकिन ईगो उसे पर्सनल बना देता है। ईगो फेलियर को यह नहीं कहने देता कि मैंने कुछ गलत किया। ईगो उसे मैं ही गलत हूं में बदल देता है, और यहीं से इंसान या तो डिफेंसिव हो जाता है या होपलेस। फेलियर का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ये आपकी आइडेंटिटी को चैलेंज करता है। एस्पायर स्टेज में ईगो आपको फ्यूचर के सपने दिखाता है। सक्सेस स्टेज में ईगो आपको सुपीरियर महसूस कराता है, लेकिन फेलियर स्टेज में वही ईगो आपको या तो विक्टिम बना देता है या फिर एग्रेसिव। ईगो फेलियर को लेसन नहीं, इंसल्ट मानता है। उसे लगता है कि गिरना वीकनेस है, जबकि सच ये है कि गिरना प्रोसेस का हिस्सा है। रायन हॉलिडे बताता है कि फेलियर के बाद ईगो 2 एक्सट्रीम रास्ते दिखाता है। पहला रास्ता है ब्लेम गेम। आप सिस्टम को ब्लेम करते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं, टाइमिंग को ब्लेम करते हैं। ईगो आपको यह स्वीकार करने नहीं देता कि आपकी भी कोई गलती हो सकती है, क्योंकि गलती मानना ईगो के लिए मौत के बराबर होता है। दूसरा रास्ता है सेल्फ पिटी। आप खुद को अनलकी मानने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि दुनिया आपके खिलाफ है, आपके साथ अनफेयर हुआ। दोनों ही रास्ते आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। इस चैप्टर में रायन हॉलिडे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करता है फेलियर और डिफीट के बीच। फेलियर एक इवेंट है, डिफीट एक डिसीजन है। ईगो फेलियर को डिफीट बना देता है, क्योंकि ईगो को गिरने के बाद फिर से लड़ना बनना पसंद नहीं। ईगो चाहता है कि या तो आप जीतें या फिर आप खेल ही छोड़ दें, लेकिन ग्रोथ तीसरे रास्ते से आती है, फेलियर को फीडबैक मानकर आगे बढ़ने से। फेलियर के समय ईगो आपको सबसे ज्यादा जिस चीज से दूर रखता है वो है ऑब्जेक्टिविटी। ईगो फेलियर को इमोशनली हैवी बना देता है, जिससे आप क्लियर सोच ही नहीं पाते। आप या तो खुद को बचाने में लग जाते हैं या खुद को कोसने में। दोनों ही हालत में आप ये नहीं देख पाते कि असल में हुआ क्या, कहाँ गैप था और अगला स्टेप क्या होना चाहिए। रायन हॉलिडे कहता है कि फेलियर के बाद सबसे जरूरी चीज होती है साइलेंस। ईगो तुरंत बोलना चाहता है, सफाई देना चाहता है, जस्टिफाई करना चाहता है, लेकिन साइलेंस
आपको ऑब्जर्व करने का मौका देता है। साइलेंस में ईगो कमजोर पड़ता है और रियलिटी साफ दिखने लगती है। जो लोग फेलियर के बाद चुप रहना सीख जाते हैं, वही लोग सही लेसन्स निकाल पाते हैं। इस चैप्टर में पेशेंस पर भी जोर दिया गया है। ईगो फेलियर के बाद जल्दी प्रूव करना चाहता है कि मैं अभी भी कैपेबल हूं। ईगो आपको रश्ड कमबैक की तरफ धकेलता है, लेकिन हरीड कमबैक अक्सर दूसरा फेलियर बन जाता है। ग्रोथ टाइम लेती है, रिबिल्डिंग टाइम लेती है, और ईगो को टाइम से नफरत होती है। ईगो स्पीड चाहता है, मास्टरी डेप्थ चाहती है। रायन हॉलिडे ये भी कहता है कि फेलियर ह्यूमिलिटी सिखाने का सबसे पावरफुल टूल है, अगर आप उसे एक्सेप्ट करें। ह्यूमिलिटी का मतलब खुद को नीचा समझना नहीं है। ह्यूमिलिटी का मतलब रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। ये मानना कि अभी गैप्स है, अभी सीखना बाकी है। ईगो ह्यूमिलिटी को वीकनेस समझता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ह्यूमिलिटी से ही बनती है। फेलियर के बाद ईगो कंपैरिजन को भी जहरीला बना देता है। आप दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को और नीचे गिरा लेते हैं, या फिर दूसरों की फेलियर देखकर खुद को झूठा कंफर्ट देते हैं। दोनों ही कंपैरिजन्स आपको ट्रूथ से दूर ले जाते हैं। रायन हॉलिडे कहता है कि फेलियर के समय कंपैरिजन नहीं, कैलिब्रेशन जरूरी होती है, यानी खुद को प्रोसेस के हिसाब से अलाइन करना, न कि दूसरों से। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यह है कि फेलियर ईगो को मारने का मौका देता है, लेकिन ईगो अक्सर फेलियर को ग्रोथ के खिलाफ इस्तेमाल कर लेता है। अगर आप फेलियर को टीचर बनने देंगे, तो वही फेलियर आपको इमोशनली मजबूत, मेंटली क्लियर और प्रैक्टिकली बेटर बना सकता है। लेकिन अगर ईगो बीच में आ गया, तो वही फेलियर बिटरनेस और फियर छोड़ जाएगा। चैप्टर 3 का कोर मैसेज बिल्कुल साफ है। फेलियर आपका दुश्मन नहीं है, ईगो आपका दुश्मन है। फेलियर आपको रोकता नहीं, ईगो आपको वही बैठा देता है। जो इंसान फेलियर के बाद भी स्टूडेंट बना रहता है, वही लॉन्ग टर्म में अनस्टॉपेबल बनता है। गिरना अनअवॉइडेबल है, लेकिन गिरने के बाद उठना ईगो नहीं, डिसिप्लिन सिखाता है। फाइनल चैप्टर, मास्टरी। जब ईगो सबसे शांत होता है, लेकिन सबसे खतरनाक भी। रायन हॉलिडे इस किताब को मास्टरी के कॉन्सेप्ट पर खत्म करता है, क्योंकि यही ईगो की सबसे आखिरी और सबसे चालाक लड़ाई है। एस्पायर में ईगो शोर करता है, सक्सेस में ईगो दिखावा करता है, फेलियर में ईगो चीखता है, लेकिन मास्टरी में ईगो चुप हो जाता है। यहां ईगो लाउड नहीं होता, यहां ईगो समझदार बन जाता है। यही वजह है कि मास्टरी स्टेज पर ईगो को पहचानना सबसे मुश्किल होता है। मास्टरी स्टेज पर ईगो ये नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छा हूं। ईगो बस इतना कहता है, अब मुझे सब समझ आ गया है। और यही वाक्य डाउनफॉल की शुरुआत होता है। इस स्टेज पर इंसान सीखना धीरे धीरे बंद कर देता है। वो एडवाइस सुनता तो है, लेकिन सीरियसली नहीं लेता। वो फीडबैक को एक्नॉलेज करता है, लेकिन अप्लाई नहीं करता। उसे लगता है कि अब वो बेसिक से ऊपर उठ चुका है। ईगो आपको कन्विंस कर देता है कि रेपिटेशन आपके लेवल से नीचे है, लेकिन सच ये है कि मास्टरी रेपिटेशन से ही आती है। जो इंसान रेपिटेशन से ऊब जाता है, वो एक्सीलेंस से भी दूर चला जाता है। रायन हॉलिडे साफ कहता है कि मास्टरी ग्लैमरस नहीं होती, मास्टरी बोरिंग होती है। रोज वही काम, वही डिसिप्लिन, वही स्टैंडर्ड्स। ईगो बॉर्डम से नफरत करता है। ईगो चाहता है एक्साइटमेंट, नॉवेल्टी, रिकॉग्निशन, लेकिन मास्टरी चाहती है साइलेंस, फोकस और पेशेंस। यही वजह है कि ज्यादातर लोग पीक तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां टिक नहीं पाते। ईगो उन्हें बोलता है, अब कुछ नया करो, अब मजा नहीं आ रहा, जबकि सच ये होता है कि मजा नहीं, डेप्थ चली गई होती है। इस स्टेज पर ईगो कंपैरिजन को भी रिफाइन बना देता है। अब कंपैरिजन खुलेआम नहीं होता, अब अंदर ही अंदर चलता है। आप सोचते हैं, ये मुझसे कम जानता है, ये तो लकी था, मेरे लेवल का नहीं है। ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लाउड नहीं होता, लेकिन ये लर्निंग को धीरे धीरे मार देता है। जिस दिन आप खुद को दूसरों से ऊपर रखना शुरू करते हैं, उसी दिन आप सीखने से नीचे गिर जाते हैं। मास्टरी स्टेज पर ईगो एंटाइटलमेंट भी पैदा करता है। आपको लगने लगता है कि आपने इतना कुछ कर लिया है,
कि अब आपको डिसिप्लिन फॉलो करने की जरूरत नहीं, अब आपको वही मेहनत करने की जरूरत नहीं जो शुरुआत में करते थे। ईगो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट का हकदार महसूस कराता है, लेकिन हिस्ट्री यही दिखाती है कि एंटाइटलमेंट डिसिप्लिन का दुश्मन है और डिसिप्लिन टूटते ही डिक्लाइन शुरू हो जाता है। रायन हॉलिडे मास्टरी की एक बहुत सख्त डेफिनेशन देता है। मास्टरी का मतलब है लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बने रहना। इसका मतलब खुद को छोटा समझना नहीं है, इसका मतलब खुद को इनकम्प्लीट मानना है। ईगो कंप्लीटनेस का इल्यूजन देता है, ह्यूमिलिटी आपको याद दिलाती है कि अभी भी गैप्स है, अभी भी सीखना बाकी है। ईगो कहता है मैं पहुंच चुका हूं, मास्टरी कहती है मैं रास्ते में हूं। इस चैप्टर में ईगो और लेगेसी के बीच फर्क भी साफ किया गया है। ईगो इमीडिएट रिकॉग्निशन चाहता है, नाम, तारीफ, क्रेडिट। लेगेसी लॉन्ग टर्म इंपैक्ट चाहती है, काम सही हो रहा है या नहीं। ईगो पूछता है लोग क्या सोच रहे हैं, लेगेसी पूछती है काम मीनिंगफुल है या नहीं। मास्टरी स्टेज पर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप नाम बनाना चाहते हैं या काम को बेहतर बनाना चाहते हैं। दोनों एक साथ नहीं चलते। रायन हॉलिडे स्टोइक फिलॉसफी से एक बात उधार लेता है, महान लोग अपने काम से पहचाने जाते हैं, अपने शोर से नहीं। ईगो नॉइज करता है, मास्टरी साइलेंस में ग्रो करती है। ईगो स्पॉटलाइट चाहता है, मास्टरी शैडो में काम करती है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा ग्राउंडेड लोग अक्सर सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि उन्हें प्रूव नहीं करना पड़ता। इस फाइनल चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यह है कि ईगो को एक बार हराकर खत्म नहीं किया जा सकता। ईगो हर स्टेज पर नए रूप में वापस आता है, कभी कॉन्फिडेंस बनकर, कभी एंटाइटलमेंट बनकर, कभी सेल्फ पिटी बनकर। मास्टरी का मतलब ईगो फ्री होना नहीं है, मास्टरी का मतलब ईगो अवेयर होना है। जैसे ही आप ईगो को पहचानना सीख जाते हैं, उसकी पावर आधी हो जाती है। मास्टरी स्टेज पर इंसान शांत हो जाता है, उसे जल्दी नहीं होती, उसे वैलिडेशन की भूख नहीं होती, उसे कंपैरिजन की जरूरत नहीं होती। वो प्रोसेस को रिस्पेक्ट करता है और जानता है कि रियल ग्रोथ इनविजिबल होती है। ईगो आपको ऊपर दिखाना चाहता है, मास्टरी आपको टिकाऊ बनाती है और लॉन्ग टर्म में वही लोग जीतते हैं जो ईगो से नहीं, डिसिप्लिन से चलते हैं। आज आपने ईगो इज द एनिमी की पूरी जर्नी देखी, एस्पायर, सक्सेस, फेलियर और मास्टरी। अब सवाल ये नहीं है कि ईगो अच्छा है या बुरा, सवाल ये है कि क्या आप ईगो को पहचानते हैं या ईगो आपको चला रहा है। ईगो आपको यह महसूस कराता है कि आप बदलने के लिए बहुत सही है। ग्रोथ आपको मजबूर करती है ये मानने पर कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ईगो को बचाने में बिता देते हैं, अपनी इमेज, अपनी बात, अपनी पहचान। लेकिन जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वो ईगो को नहीं, काम को बचाते हैं। ईगो आपको आज बचाता है, मास्टरी आपको कल टिकाती है। ईगो शॉर्ट टर्म कंफर्ट देता है, मास्टरी लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ देती है। अगर ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल लगा तो उसे इग्नोर मत कीजिए, वही डिस्कंफर्ट आपकी सबसे बड़ी सिग्नल है। नीचे कमेंट में लिखिए आपको अपने ईगो का कौन सा रूप सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचे जो चुपचाप ईगो की वजह से अटके हुए हैं। आप किताब एक्सप्लेन देख रहे हैं। यहां किताबें सिर्फ समराइज नहीं होती, यहां दिमाग की गलत धारणाओं को तोड़ा जाता है। अगर आप सरफेस लेवल मोटिवेशन नहीं बल्कि रियल मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं, अगर आप दिखना नहीं बल्कि बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए। यहां हर वीडियो आपको बेहतर फील कराने के लिए नहीं, आपको बेहतर बनने के लिए है।